हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 36 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम फार्मास्यूटिकल बायोकेमिस्ट्री कोर्स कोड BP203T, जो कि हमारे बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स और साथ ही साथ डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होंगे। ये हमारे 36 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि यूनिट 1 के पार्ट 1 वीडियो से हैं, जहाँ पे हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स के ऊपर एमसीक्यूज़ को उनके सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के साथ समझने की कोशिश करेंगे, ताकि उनसे रिलेटेड कोई और प्रश्न आपके सामने आए तो आप उसको भी आसान तरीके से सॉल्व कर पाएँ। मैं हूं डॉक्टर विजय शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वो है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स एंड द केमिकल प्रोसेसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। देखिए, जो हम लोग को बताया गया है कि जो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के बारे में जिस ब्रांच ऑफ साइंस में पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं बायोलॉजी। और ये भी हमें मालूम है कि जो हमारा शरीर है, प्लांट्स का शरीर है या एनिमल्स का शरीर है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं उन सभी के अंदर ढेर सारे केमिकल प्रोसेसेस होते रहते हैं, ढेर सारे केमिकल कंपाउंड्स के द्वारा, और इसीलिए इन दो ब्रांचेस को एक साथ जोड़ दिया जाएगा, यानी केमिस्ट्री इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री की ये क्या है, एक डेफिनेशन है, इसीलिए जो आंसर होगा वो होगा बी, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैक्रोमोलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर यूनिट्स आर कॉल्ड पॉलीमर्स, आइसोटोप्स, आइसोमर्स या मोनोमर्स। देखिए, जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा मैक्रोमॉलिक्यूल, जो कि बहुत छोटी मात्रा में पाए जाते हैं, जनरली उसमें इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं। और जो हमारे मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं जो थोड़े बड़े होते हैं, बड़े इन द सेंस मैक्रो मतलब बड़ा होना, बड़े मॉलिक्यूल्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सब के सब जो है वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स के अंतर्गत आते हैं। और इन सब की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये छोटे छोटे यूनिट से मिलकर के बने होते हैं, जैसे कि एक चेन होती है, बिल्कुल वैसे ही कि छोटी छोटी कड़ियाँ उसमें आपस में जुड़ी होती हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो उसमें मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स आपस में जुड़ करके लंबा लंबा चेन बना रहे हैं। प्रोटीन्स हैं तो उसमें अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड्स हैं तो उसमें न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ करके उसको बना रहे हैं। तो इसीलिए, और ये जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं, इन्हीं यूनिट्स को हम लोग मोनोमर्स के नाम से जानते हैं। और ये मोनोमर्स आपस में जुड़ करके मैक्रोमॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करती हैं, इसीलिए जो आंसर होगा वो होगा डी, दैट इज मोनोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स इज ट्रू। अगर देखा जाए तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि बायोमॉलिक्यूल्स को डिफाइन कर पा रहा है। फर्स्ट वन इज मोस्ट ऑफ देम आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बिल्कुल सही बात है, ज़्यादातर मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं उन सब में कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, यानी कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हों, लिपिड्स हों, फैट्स हों, आपके प्रोटीन्स हों या न्यूक्लिक एसिड्स हों, सबके अंदर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज ऑल हैव स्पेसिफिक शेप्स एंड फंक्शनल ग्रुप। बिल्कुल सही बात है, लिपिड्स जो होते हैं उनके अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उसमें फैटी एसिड्स जुड़े होते हैं ग्लिसरॉल के साथ। जो हमारे प्रोटीन्स हैं उसमें अमीनो एसिड ग्रुप्स हमको देखने को मिलते हैं, अमीनो ग्रुप भी दिखता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी दिखता है। कार्बोहाइड्रेट्स में भी हमें कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। तो इन सब में और इन सब के स्पेसिफिक शेप्स होते हैं। सबसे बड़ी बात, कुछ चेन के रूप में है, कुछ डबल हेलिकल फॉर्म में है, या कुछ जो है वो क्वाटनरी फॉर्म्स में हमें देखने को मिलते हैं। तो इन सब के शेप्स और फंक्शनल ग्रुप भी क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। ऑप्शन सी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्पेसिफिकेशन ऑफ अ सेल इज डिफाइंड बाय बायोमॉलिक्यूल्स। बिल्कुल सही बात है, हमारा एक सेल जितनी भी तरीके की फंक्शनल्स करता है, जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे उसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है मेम्ब्रेन के द्वारा, वो मेम्ब्रेन फॉस्फोबाइलिपिड लेयर की बनी होती है। इसी तरीके से उसके अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं, चाहे वो एनर्जी प्रोडक्शन का काम हो तो कार्बोहाइड्रेट्स कर रहा है, उसकी बिल्डिंग का बात हो तो प्रोटीन्स कर रहे हैं, एक काम से दूसरे काम को करवाने का जो केमिकल मैसेंजर का काम है वो भी प्रोटीन्स कर रहे हैं। तो इसीलिए जितने भी स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्पेसिफिकेशन है किसी सेल और टिश्यू के, वो बायोमॉलिक्यूल्स के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं, यानी कि तीनों बातें सही लिखी हुई हैं, इसीलिए जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली क्वालिफाई एज अ माइक्रोमोलिक्यूल। अगर आप देखिए इन सब में से, तो आपको ऑप्शंस में से देख करके बताना है कि कौन सा माइक्रोमोलिक्यूल है। इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं प्रोटीन, डीएनए और आरएनए या सेलुलोज। अब ये भी हम लोगों ने मैक्रोमोलिक्यूल्स की सभी डेफिनेशंस देख ली, ये सबके स्पेसिफिक काम है, इन सब के अंदर एक स्पेसिफिक आपको फंक्शनल ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। ये सब के सब जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और छोटी छोटी यूनिट्स यानी मोनोमर से मिलकर के बने हुए हैं, और इनके स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, डीएनए या आरएनए हो या फिर सेलुलोज हो। सेलुलोज जो है यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट का। तो ये ABC तीनों की तीनों ही मैक्रोमोलिक्यूल की डेफिनेशन में फिट बैठते हैं, इसीलिए
जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोमॉलिक्यूल। देखिए उसमें पूछा था कि कौन सा मैक्रोमॉलिक्यूल है, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा नहीं है। ऑप्शन है आपके प्रोटीन, स्टार्च, न्यूक्लियोटाइड, लिपिड या फिर डीएनए। तो डीएनए, लिपिड, प्रोटीन और स्टार्च ये सब के सब जो है वो मैक्रोमॉलिक्यूल हैं, जिसमें प्रोटीन, लिपिड और डीएनए तो एक तरीके से आप कह सकते हैं एक क्लास है कंपाउंड्स की, जबकि स्टार्च जो है वो एग्जाम्पल है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक मैक्रोमॉलिक्यूल नहीं है, बल्कि ये एक मोनोमर है और कई सारे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ करके डीएनए या आरएनए की सिंथेसिस होती है, जिन्हें हम लोग न्यूक्लिक एसिड्स के नाम से जानते हैं। इसीलिए जो आंसर होगा वो होगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड एक मैक्रोमॉलिक्यूल नहीं है, न्यूक्लियोटाइड एक मोनोमर का एग्जाम्पल है जिससे कोई एक मैक्रोमॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो आंसर होगा वो होगा सी, दैट इज न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश 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 इज अ बेसिक यूनिट ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट। जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वो कंपाउंड्स हैं जहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीन चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और उनसे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। जो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो है ग्लूकोज, जो कि एक मोनोसेक्राइड होता है। मोनोसेक्राइड मतलब एक यूनिट है ग्लूकोज की, जो कि आगे जुड़ जुड़ कर लंबी लंबी चेन्स बनाती हैं और बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिलते हैं, जैसे कि स्टार्च है, जैसे कि सेलुलोज है, ईटीसी। तो इसीलिए जो बेसिक यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की वो क्या होगी, मोनोसेक्राइड्स। न्यूक्लियोटाइड किसकी बेसिक यूनिट है, न्यूक्लिक एसिड की। ग्लिसरॉल इज एन एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड जो है वो बेसिक यूनिट है प्रोटीन्स की। तो इसीलिए जो ए ऑप्शन है इट विल बी द राइट आंसर, दैट इज मोनोसेक्राइड्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लूकोज इज अ कीटोज हेक्सोज शुगर, पैरानोज पेंटोज शुगर, एल्डोज हेक्सोज शुगर या फिर फेरोनोज पेंटोज शुगर। अब देखिए एक चीज़ तो स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज फ्रक्टोज पे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं इन दोनों के स्ट्रक्चर आपके सामने रख रहा हूँ। इन दोनों के स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखिए तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है। यहाँ पर सेम नंबर ऑफ कार्बन, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन अंतर क्या है, अंतर ये है जो ग्लूकोज होता है हमारा, ये देखिए फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिल रहा है, बाकी सभी कार्बन पर यहाँ पर एच ग्रुप हमें देखने को मिलता है। बट इन द केस ऑफ फ्रक्टोज द फर्स्ट कार्बन इज ऑल्सो अ OH ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, जबकि सेकेंड कार्बन पे यहाँ पर हमको कीटोन देखने को मिलता है। तो 6 कार्बन होने की वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं कि दीज आर द हेक्सोज शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर भी कहते हैं क्योंकि ये मीठे लगते हैं और एनर्जी प्रदान करते हैं हमें, तो इसीलिए इन्हें हम लोग शुगर्स के नाम से भी जानते हैं। और क्योंकि जितने कार्बन के बने होते हैं उतने कार्बन के हिसाब से उनका नामकरण भी होता है। तो ये 6 कार्बन से बने हुए हैं, तो हेक्स, 6 का मतलब क्या हुआ, हेक्स, इसीलिए ये हेक्सोज हैं। और हेक्सोज होने के साथ ही साथ एक चीज़ ध्यान देनी है कि इसमें ग्रुप कौन सा है। तो अगर फ्रक्टोज में पूछा जा रहा है तो यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, और ग्लूकोज में पूछा जा रहा है तो यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है। तो क्योंकि ग्लूकोज एक एल्डिहाइड कंटेनिंग सिक्स मेंबर कंटेनिंग शुगर है, इसीलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा सी, दैट इज एल्डोज। एल्डोज मतलब आपका एल्डिहाइड कंटेनिंग, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर। और अगर फ्रक्टोज के बारे में पूछता तो कहते हैं कीटोज हेक्सोज शुगर है वो। ये चीज़ यहाँ पे फ्रक्टोज का भी आंसर आप कर सकते हैं इसी प्रश्न से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स इज नॉट अ डाइसेक्राइड। जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे लिखे हैं लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज और गैलेक्टोज, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा डाइसेक्राइड नहीं है। डाइसेक्राइड वो क्या नाम है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जहाँ पर 2 मोनोमर्स आपस में जुड़े होते हैं और 2 से ज़्यादा नहीं होते, 2 से कम भी नहीं होते। तो अगर आप लोग देखिए इन सभी को ध्यान से, इन सब के सब को, तो आप देख पाएंगे कि जो यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके मैनोज है, माल्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, गैलेक्टोज है। अगर इन सब का कंपैरिजन करें तो ग्लूकोज के एपीमर्स होते हैं गैलेक्टोज और मैनोज, जहाँ पर आप देखिए कि नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या बराबर है। गैलेक्टोज है, ग्लूकोज है और मैनोज है, ये सब के सब एक मोनोमर होते हैं, जबकि लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज ये सब के सब जो हैं वो डाइसेक्राइड हैं। आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा डाइसेक्राइड नहीं है, तो गैलेक्टोज क्योंकि एक मोनोमर है इसीलिए, या मोनोसेक्राइड है इसीलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा डी, गैलेक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if 2 macrosaccharides differ in configuration around a single carbon atom they are known as।
जैसा कि अभी अभी हमने एग्जांपल देखा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये देखिए, ये 3 शुगर्स हैं या 3 कार्बोहाइड्रेट्स हैं या 3 मोनोसेक्राइड्स हैं। इन तीनों में अंतर सिर्फ हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो कॉन्फ़िगरेशन है एक एक कार्बन का वो अलग है। ध्यान से देखिएगा, जब हम लोग ग्लूकोज और गैलेक्टोज को देखते हैं तो कार्बन नंबर 4 पर OH ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन बदल जा रहा है। एक में राइट हैंड साइड है, एक में लेफ्ट हैंड साइड है। हम ये कह सकते हैं एक में अबव द प्लेन है, एक में बिलो द प्लेन है। मतलब ऐसा कुछ अंतर है इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पर कार्बन नंबर 4 पे इन दोनों में अंतर है। अगर हम लोग ग्लूकोज को मैनोज के साथ करते हैं तो कार्बन नंबर 2 पे अंतर दिखाई देता है। ग्लूकोज में जो OH ग्रुप है वो राइट हैंड साइड लगा हुआ है, जबकि मैनोज में कहाँ लगा हुआ है, लेफ्ट साइड लगा हुआ है। केवल इतना सा ही अंतर है इन तीनों में। ये तीनों आपस में, क्योंकि सिर्फ एक कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ग्रुप इज डिफरेंट, सो दीज आर नोन एज ईपीमर्स। और इन्हें एक दूसरे का हम क्या कहेंगे, ईपीमर्स कहेंगे। और इस तरीके के आइसोमेरिज्म को हम लोग ईपी आइसोमेरिज्म के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और इसमें एक प्रश्न अभी बनता है कि ग्लूकोज मैनोज का क्या है, तो आप कहेंगे ईपीमर। ग्लूकोज गैलेक्टोज का क्या है, तो आप कहेंगे ईपीमर। मैनोज गैलेक्टोज का क्या है, तो भी आप क्या कहेंगे, ईपीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज reactions in which simple substances are combined to form complex substances are called as मेटाबॉलिक रिएक्शंस, कैटाबॉलिक रिएक्शंस, एनाबॉलिक रिएक्शंस या नन ऑफ दीज। देखिए, सिंपल अगर ब्रॉड टर्म में देखा जाए, यहाँ पे सिर्फ अगर मेटाबॉलिक रिएक्शंस अगर ऑप्शन में होता तो वो सही आंसर हो जाता। मेटाबॉलिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो हमारे शरीर के अंदर या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर होती हैं, जहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि बड़ा मॉलिक्यूल टूटे और छोटे मॉलिक्यूल्स में मिले। जैसे कि आपने प्रोटीन खाया और प्रोटीन अपने अमीनो एसिड्स में टूट करके अलग हो जाए, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म या फिर कैटाबॉलिक रिएक्शन। इसका उल्टा हो, छोटे छोटे अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ करके एक बड़ा प्रोटीन बनाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, एनाबॉलिज्म। जब छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग एनाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं या एनाबॉलिज्म कहते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि ये कह रहा है कि जब छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ करके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, एनाबॉलिक रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस विच आर हाइड्रोलिसिस यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन सब यूनिट इज कॉल्ड लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या कैरोटीन। एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जब हम उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं यानी वाटर के प्रेजेंस में उसको तोड़ते हैं तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स बनते हैं। तो वो कौन सा कंपाउंड होगा, वो कंपाउंड होगा सिंपली हमारा कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट में ही एल्डिहाइडिक या कीटोन ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं। और जब इसे हम तोड़ेंगे इसके यूनिट्स में, तो हमें छोटे छोटे मोनोमर्स मिलेंगे। वो मोनोमर्स एल्डिहाइडिक या कीटोनिक हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the statement is not true for the compound like ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड एक ऐसे कंपाउंड्स हैं, जैसे कि ग्लाइको का पार्ट हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन आपस में जुड़ रहा है तो उसे हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड आपस में जुड़ रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। और ये सब क्या है, आइए इसके बारे में देखते हैं कि कौन सी बात सही नहीं है। ऑप्शन है आपके, दे आर कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, बोथ हैव रोल इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ एनिमल एंड बैक्टीरियल सेल वॉल। बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन भी सही है, क्योंकि अभी हमने आपसे कहा कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ जुड़ता है और कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ जुड़ता है, तो ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड बनते हैं। दूसरी चीज़, ये सब के सब जो है हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में इनके रोल्स हैं, एनिमल्स में भी और बैक्टीरियल सेल वॉल में भी हम देखते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन का वो बना होता है। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन इज दे आर कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। बिल्कुल सही बात है, ये डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, लाइपोप्रोटीन भी और क्या नाम है, ग्लाइकोलिपिड्स भी और ग्लाइकोप्रोटीन दोनों भी। लास्ट ऑप्शन इज बोथ आर प्रोड्यूस एंड सिक्रेटेड बाय इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बात गलत है, क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का सिक्रीशन नहीं करती है। इसीलिए जो आंसर होगा वो होगा डी, दैट इज बोथ आर प्रोड्यूस फ्रॉम सिक्रेटेड एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, नन ऑफ दिस। देखिए,
अब हाइड्रोलिसिस का मतलब ये हुआ, हाइड्रोलाइज मत करने का मतलब वाटर की प्रेजेंस में से तोड़ना है। तो ऑलिगोसेक्राइड से पॉलीसेक्राइड्स है तो वो छोटे छोटे मोनोसेक्राइड से जुड़ करके बना हुआ है, तो उसे तो हम तोड़ सकते हैं। लेकिन मोनोसेक्राइड सबसे छोटी यूनिट्स है, उसे हम फर्दर तोड़ नहीं सकते, उसे हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। इसीलिए जो आंसर होगा वो होगा मोनोसेक्राइड। यानी हम ग्लूकोज को नहीं तोड़ सकते, ग्लूकोज सबसे छोटा है। सुक्रोज को हम तोड़ सकते हैं ग्लूकोज में, लेकिन ग्लूकोज क्योंकि सबसे छोटा है उसे फिर हम लोग हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन यील्ड डैश 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 ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। जब हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं स्टार्च की, सेलुलोज की, ग्लाइकोजन की, जो कि कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो ये सब कुछ अपने छोटे मॉलिक्यूल ग्लूकोज से मिलकर के बने हुए हैं। ग्लूकोज यहाँ पर मोनोमर है। ये सब के सब जो हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पर ग्लूकोज हमें प्रदान करते हैं। इसीलिए अभी पिछले वाले प्रश्न में हमने आपसे कहा कि ग्लूकोज को हम फर्दर नहीं तोड़ सकते, लेकिन स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन ये सब ग्लूकोज से मिलकर के बने हुए हैं, तो इनकी अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें ग्लूकोज ही प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? इस तरीके की रिएक्शन को हम कहेंगे कैटाबॉलिज्म रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। एक रिड्यूसिंग शुगर इसमें से कौन है? विच इज अ रिड्यूसिंग शुगर? आपके ऑप्शंस हैं गैलेक्टोज, ग्लूकोनिक एसिड, सुक्रोज एंड बीटा मिथाइल गैलेक्टोसाइडेज। देखिए रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होती है सिंपली जिसका रिडक्शन किया जा सके, और इन सभी ऑप्शंस में से केवल एक है हमारा गैलेक्टोज जिसका रिडक्शन हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए जो आंसर होगा वो क्या होगा? गैलेक्टोज। और जिस शुगर का या जिस कंपाउंड का हम लोग, जिस कार्बोहाइड्रेट का हम लोग रिडक्शन कर सकते हैं किसी भी एल्कलाइन सोल्यूशन के अंतर्गत, और वो अपने जो एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन वो करती है रिडक्शन करने के बाद, तो ऐसे ही कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग शुगर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन है उसका जैसे कि गैलेक्टोज एग्जाम्पल है इसका। और ये बेनेडिक्ट रिएक्शन जैसी जो रिएक्शंस हैं वो रिड्यूसिंग शुगर के द्वारा दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द प्रोटीन, स्टेरॉइड्स, लिपिड्स या कार्बोहाइड्रेट। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। जितने भी हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो सब के सब जो हैं वो अमीनो एसिड्स के साथ जुड़े होते हैं। अमीनो ग्रुप यानी कि अमीनो एसिड्स वो ग्रुप होते हैं या वो कंपाउंड्स हैं जहां पर अमीनो ग्रुप यानी कि NH2 ग्रुप होता है और COH ग्रुप होता है। तो दो तरफ, एक तरफ NH2 ग्रुप लगा होता है, एक तरफ COH ग्रुप लगा होता है, इसीलिए उसका नाम है अमीनो एसिड। अब ये अमीनो एसिड्स आपस में एक दूसरे के साथ इन्हीं ग्रुप्स के द्वारा जुड़े होते हैं। NH2 एक का NH2 ग्रुप दूसरे के COH ग्रुप के साथ जाकर के वाटर का मॉलिक्यूल निकालता है और जुड़ जाता है। इसी तरीके से लंबी चेन बनती है, और ये जो लंबी चेनें बनती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोटीन के नाम से जानते हैं। इसीलिए जो आंसर होगा वो हमारा A, दैट इज प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट्रोजन इज अ कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स या फिर पॉलीफॉस्फेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स में हमको जनरली नाइट्रोजन नहीं देखने को मिलता। पॉलीफॉस्फेट्स कोई जो है हमारे वहाँ पॉलीफॉस्फेट में हमें फॉस्फेटिक ग्रुप देखने को मिलता है, PO4 ग्रुप देखने को मिलता है। लेकिन जो प्रोटीन्स हैं यहाँ पर हमें नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सब के सब जो है वो अमीनो एसिड से बने होते हैं, और अमीनो एसिड में जो अमीनो ग्रुप है वो NH2 ग्रुप होता है, यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप है वो। इसीलिए जितने भी प्रोटीन्स हैं उन सब में हमें नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। इसीलिए जो आंसर है वो है C, दैट इज प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेचुरली अकरिंग फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन इज L अमीनो एसिड्स ओनली, यानी कि लीवो रोटेटरी या L मतलब L जो है कैपिटल L जो होता है वो आपका कन्फिग्रेशन बताता है। L अमीनो एसिड, कैपिटल D अमीनो एसिड, बोथ L एंड D अमीनो एसिड्स, नन ऑफ दीज। तो जितने भी हमारे अमीनो एसिड्स प्रोटीन जो कि नेचर से प्राप्त किए जाते हैं उन सब में हमको L अमीनो एसिड्स देखने को मिलता है। और इसमें भी एक कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि L में भी कौन सा, तो हम कहेंगे अल्फा अमीनो एसिड्स हमको देखने को मिलता है। तो अल्फा अमीनो एसिड्स या L अमीनो एसिड्स जो हैं वो सब के सब नेचुरल कंटेनिंग प्रोटीन्स के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट डाइवर्स मॉलिक्यूल ऑफ अ सेल। एक सेल में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डाइवर्स मॉलिक्यूल जो है वो कौन सा है? मिनरल सॉल्ट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसमें जो आंसर है वो है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन जो है वो डिफरेंट प्रकार के हो सकते हैं और आपके शरीर के या सेल के जो भी फंक्शंस हैं डाइवर्स फंक्शंस को करने में मदद करते हैं। इसीलिए मोस्ट डाइवर्स मॉलिक्यूल अगर किसी सेल में
पूछा जाए तो वो क्या होंगे, प्रोटीन्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसेक्राइड सब यूनिट इज कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड। जब दो मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ते हैं, जैसे सुक्रोज के मॉलिक्यूल में एक ग्लूकोज है और एक हमारा फ्रक्टोज है, तो वो आपस में जब जुड़ते हैं तो जो OH ग्रुप लगा हुआ है हमारे सुगर्स में, उसी के द्वारा वो जो CH2OH वाले OH ग्रुप हैं या OH ग्रुप हैं उनके द्वारा जुड़ता है। उनके जुड़ने पर एक का OH से H और दूसरे वाले से OH, आपका वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और ये जब आपस में जुड़ते हैं तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एस्टर बॉन्ड बना करके जुड़ जाएगा। और इस तरीके के बॉन्ड को ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के नाम से जानते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए ये एक OH ग्रुप है और ये ग्लूकोज का ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों के आपस में क्या दिखाई दे रहे हैं, OH ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ से एक OH, यहाँ से एक H, अगर वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाए तो ये O जो है वो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे जुड़ गया। इसके जुड़ने की वजह से ये आपस में इसी तरीके से एक नया प्रोडक्ट बना दिए, एक डाइमर बना, डाइमर या एक डाइसेक्राइड बना, जिसे हम क्या कह रहे हैं, माल्टोज। और इसी तरीके से लंबी लंबी चेनें बन सकती हैं, फिर से जुड़ सकता है इधर वाले OH से, इधर वाले OH से, फिर एक कोई मॉलिक्यूल इसी तरीके से जुड़ेगा। और ये जो बॉन्ड बनाते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बना, दिस बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो मोनोसेक्राइड सब यूनिट को जोड़ने के लिए या कार्बोहाइड्रेट्स में जो कोवैलेंट बॉन्ड हमें देखने को मिलते हैं उनके जुड़ने की वजह से वो होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलेगा आगे चल करके मेडिसिनल केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a bond formed by linkage between OH of carboxyl group of one amino acid and the H of H amino group of another amino acid which releases water is called phosphodiester linkage, glycosidic bond, पेप्टाइड बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड। सिंपल सी चीज़ कह रहा है कि दो अमीनो एसिड, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, दो अमीनो एसिड्स आपस में पास में आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। ये अमीनो एसिड्स का एक का अमीनो ग्रुप, देखिए अमीनो एसिड्स हैं, एक तरफ अमीनो ग्रुप होता है, एक तरफ COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। अब कोई भी अमीनो एसिड्स अगर होंगे तो ऐसे ही हमें ग्रुप दिखेंगे। अब देखिए क्या हो रहा है, हमारे अमीनो ग्रुप से हाइड्रोजन और एसिड वाला ग्रुप से OH, ये दोनों आपस में जुड़ करके क्या बनाएंगे, H2O वाटर बना करके निकल जाएंगे। ये N जो है इस C पे क्या कर जाएगा, जुड़ जाएगा। और इसके जुड़ने की वजह से इसी तरीके से यहाँ पे से फिर से जुड़ेगा, एक NH आएगा, फिर जुड़ जाएगा, इधर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है ये जुड़ जाए, तो ये लंबी लंबी चेनें बनाते चले जाएंगे वाटर के मॉलिक्यूल को निकाल करके। और इस तरीके के बॉन्ड को ही हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। और ये पेप्टाइड बॉन्ड हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स के अंतर्गत बायोमॉलिक्यूल्स में देखने को मिलते हैं, इसीलिए जो आंसर होगा वो होगा C, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which structure of protein give information about the number and sequence of amino acid। प्रोटीन्स के चार प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी, एक टर्शरी, एक क्वाटनरी। क्वाटनरी वाला सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, सबसे सिंपलेस्ट वाला हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। और प्राइमरी स्ट्रक्चर केवल और केवल कितने अमीनो एसिड हैं और उनका सीक्वेंस क्या है, इसके बारे में ही जानकारी देता है, इसीलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज hemoglobin molecule exhibit which structural organization of protein। हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है किसी भी प्रोटीन का, जहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, हीम जो आयरन का पार्ट है, उन सब के साथ जुड़ करके एक क्वाटनरी हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, हेलिक्स आपस में गुत्था हो जाते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई दे रहा है हीमोग्लोबिन का, वो है हमारा क्वाटनरी स्ट्रक्चर, जो कि सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है किसी भी प्रोटीन का। तो जो क्वाटनरी स्ट्रक्चर होता है किसी भी प्रोटीन का, वो एसोसिएटेड होता है सेवरल प्रोटीन चेन्स का, और जो भी सब यूनिट्स हैं और वो सब के सब जो है वो क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट में होते हैं। यानी जैसे कि आपने धागा लिया, आपके घर में कभी किसी ने स्वेटर बनाया हो तो आपने देखा होगा कि ऊन है, आप उसको पूरा फैला दीजिए पूरे कमरे में, तो पूरे कमरे में वो फैल सकता है। लेकिन आपने देखा कि उसे हम लोग गोला करते हैं और गोल करके एक जगह पर रख सकते हैं, बॉल बना सकते हैं ऊन की। और जब बॉल बना लेंगे तो दैट इज नोन एज अ कॉम्प्लेक्स या फिर क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट। और ये प्रोटीन का एक क्या कहलाता है, क्वाटनरी स्ट्रक्चर के रूप में हम लोग जानते हैं। हीमोग्लोबिन इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। क्लोरोफिल इज ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द quaternary structure of protein। Next question is a polypeptide containing disulfide bond is likely to be rich in which of the following amino acid? Alanine,
वैनिल, ग्लाइसिन या फिर सिस्टीन। भैया तो आप देखिए जिस तरीके से अमीनो एसिड्स वाले ग्रुप आपने देखे थे, ठीक उसी तरीके से ऐसे कंपाउंड्स हो सकते हैं जहाँ पे जैसे सिस्टीन एक एग्जांपल है। ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जहाँ पर एसएच ग्रुप, थायो ग्रुप हमें देखने को मिलता है। ये थायो ग्रुप दोनों हाइड्रोजन छोड़ करके सल्फर सल्फर आपस में जुड़ जाएं और इनके जुड़ने की वजह से भी एक बॉन्ड बनता है, और इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि दो सल्फर ग्रुप जो है वो आपस में जुड़ने की वजह से बन रहा है। और ऐसा जो है जब भी होता है तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि जब सिस्टीन रिड्यूस्ड होती है तब वो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाती है, और डाइसल्फाइड बॉन्ड जब बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ द सिस्टीन। और जब ये ब्रेक होगा तो फिर हम इसे क्या कहेंगे, रिड्यूस फॉर्म, सिस्टीन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी एक प्रश्न बनता है। तो सिस्टीन में क्योंकि एसएच ग्रुप देखने को मिलता है, इसीलिए जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो केवल और केवल सिस्टीन जैसे अमीनो एसिड्स बना सकते हैं। आंसर होगा डी, सिस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और पिक्चर पहले आ गई, विच वन इज फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन वो होते हैं जहाँ पर फाइब्रस उनका स्ट्रक्चर हो। कोलेजन है हमारा, हीमोग्लोबिन है, ग्लोबुलिन है या हार्डिलिन है। तो ग्लोबुलिन, हीमोग्लोबिन और हार्डिन ये सब फाइब्रस स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं। अभी हमने स्ट्रक्चर देखा भी था हीमोग्लोबिन का। लेकिन जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं या उनको फाइबर के नाम से जानते हैं, कोलेजन जो प्रोटीन होते हैं वह फाइब्रस प्रोटीन होते हैं। इसमें ग्लाइसिन, प्रोटीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन जो है वो आपस में इस प्रकार से गुत्थम गुत्था होते हैं कि एक फाइब्रस स्ट्रक्चर बन करके हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रोटीन को ही हम लोग फाइब्रस प्रोटीन बोलते हैं और उसका एग्जाम्पल है कोलेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ फंक्शनल प्रोटीन इज कोलेजन, ओसिसिन, विटामिन या एंजाइम। तो एक जो फंक्शनल प्रोटीन है यानी कि जो कि फंक्शनल्स करवा रहा है, फंक्शंस कराने का काम कर रहा है सेल्स के द्वारा, टिश्यूज़ के द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा, तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन हो सकता है, हमारा एक एंजाइम। क्योंकि कितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं आपके शरीर के अंदर होती हैं, वो ज़्यादातर समय पर उसको कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, जिसे हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी बोलते हैं। और ये सब के सब एंजाइम जनरली प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपके शरीर के अंदर किसी बायोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा किसी पर्टिकुलर फंक्शंस को कराने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27, एक्टिन एंड मायोसिन आर द बेसिक प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्टाइल मशीनरी ऑफ आवर बॉडी, टू विच टाइप ऑफ प्रोटीन्स दो बिलोंग। देखिए जो एक्टिन और मायोसिन है वो हमारे शरीर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन का कार्य करने का काम करते हैं। जैसे कि हार्ट मसल्स हैं, वहाँ पर ये आपको ये प्रोटीन्स देखने को मिल सकते हैं। एक्टिन और मायोसिन का किस प्रकार के प्रोटीन्स हैं, उनका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो किस प्रकार का है। ये दोनों एक्टिन और मायोसिन जो होते हैं वो फाइबरस प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। इनका भी स्ट्रक्चर फाइबर जैसा होता है, जैसे कि कोलेजन प्रोटीन्स का भी आपने देखा था। इसीलिए जो आंसर होगा वो होगा बी, दैट इज दे आर फाइबरस प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंटीबॉडीज play important role against microorganisms and other pathogens, to which type of protein they have belong। जो एंटीबॉडीज़ की बात चल रही है आजकल, हम लोग वैक्सीन ले रहे हैं, आपने भी शायद ले ली होगी कोरोना वैक्सीन, मैंने दोनों डोज ले ली है। तो हम कहते हैं ना कि जब हम वैक्सीन ले रहे हैं या किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ तो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन रही हैं। एंटीबॉडीज़ भी एक प्रकार की प्रोटीन होती हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने में हमारी मदद करती हैं, चाहे वो आप जितनी भी वैक्सीन्स हों या जितने भी प्रकार के एंटीबॉडीज़ आपके शरीर में बन रहे हो। तो ये इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, ये फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, नन ऑफ द अबव होते हैं, या फिर ए एंड बी होते हैं। तो जो हमारे एंटीबॉडीज़ हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर में होती हैं, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है उनका। इसीलिए आपने देखा होगा जो आजकल एनिमेटेड मूवीज़ जो आ रही हैं वैक्सीन वगैरह पे, वहाँ पर आप उसको देखेंगे एंटीबॉडीज़ कुछ गोल गोल टाइप की दिखाई देती है। तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है इनका, इसीलिए एंटीबॉडीज़ आर अंडर द ग्लोबुलर प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following compounds forms the backbone of fats and oil। फैट्स एंड ऑयल्स को हम लिपिड्स भी कह सकते हैं अगर वो नेचुरली अकरिंग है। और ये लिपिड्स या फैट एंड ऑयल्स जो हैं वो किसके द्वारा बनते हैं, तो जब भी हम किसी भी फैट या ऑयल को देखते हैं तो वो उन्हें हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एस्टर फॉर्म होता है ग्लिसरॉल के साथ विथ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स का जो एसिड ग्रुप है वो ग्लिसरॉल के OH ग्रुप के साथ रिएक्ट करके वाटर के मॉलिक्यूल को निकालता है और ट्राइग्लिसराइड्स का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये हमारा ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल है जहाँ पे 3 कार्बन है और 3 OH ग्रुप लगा होता है। इस OH ग्रुप का किसी भी एसिड, 3 अलग अलग एसिड आ सकते हैं, उनकी नंबर 1 भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। ये एसिड का OH ग्रुप और यहाँ से H ग्रुप दोनों निकल चुका है वाटर के फॉर्म में, और ये O इसके साथ जुड़ करके एस्टर फॉर्मेशन कर रहा है। तो एक जुड़ा, फिर दूसरा प्रोटीन जुड़ा दूसरे OH के ग्रुप के साथ, और तीसरा फैटी एसिड जुड़ा
तीसरे OH ग्रुप के साथ, और 3 बार ये होता है सेम ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल में, जिसके फलस्वरूप जो कंपाउंड्स हमें प्राप्त होते हैं उन्हें हम ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं, या उन्हें हम फैट्स या ऑयल्स या लिपिड्स के नाम से जान सकते हैं। इसीलिए जो आंसर होगा वो होगा ए, दैट इज ग्लिसरॉल। याद रखिएगा, इन्हें ट्राइग्लिसराइड्स ग्लिसरॉल्स के नाम से भी जानते हैं, ये भी प्रश्न बन सकता है। और ये की स्ट्रक्चर क्या नाम है, की स्ट्रक्चर न्यूक्लियस होता है फॉर एनी एसिड या एनी फैट्स और ऑयल, या फिर किसी क्या नाम है, लिपिड्स के लिए। और इनको बनाने के लिए आपको ग्लिसरॉल की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और फैटी एसिड क्या होते हैं? लंबे लंबे कार्बोक्सिलिक एसिड को ही हम लोग फैटी एसिड बोलते हैं, जो कि कार्बन नंबर 12, 14, 15, 18, 20 इस तरीके के होते हैं। लिपिड्स आर सॉल्युबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग? अभी हमने देखा कि लिपिड्स जो है वो क्या नाम है, बॉन्ड्स बना करके फैटी एसिड के साथ जुड़े होते हैं, इसीलिए इनको वाटर में घुलना आसान नहीं है। आप कभी भी सरसों का तेल ले लीजिए, नारियल का तेल ले लीजिए, घी ले लीजिए, आप वाटर में उसको कभी डिजॉल्व नहीं कर पाते, तो इसका तो मतलब वाटर तो हो ही नहीं सकता। ऑल सॉल्वेंट्स कभी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हर सब में कैसे घुलेगा, जब वाटर में नहीं घुल रहा, वाटर इज़ वेरी गुड सॉल्वेंट, जब उसी में नहीं घुल रहा तो ऑल सॉल्वेंट्स नहीं हो सकता। इसीलिए जो आंसर है वो है ईथर। जब भी हमको लिपिड्स का सॉल्यूशन बनाना हो तो हम ईथर में आसानी से उसको बना सकते हैं। ज़्यादातर जो लिपिड्स हैं, ज़्यादातर फैट्स एंड ऑयल्स जो हैं वो ईथर में डिजॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कंपाउंड प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन ऑफ एन एल्कोहल विथ एन एसिड in which water molecule is released is called monosaccharide, fatty acid, natural lipid या फिर न्यूक्लिक एसिड। तो जब भी हम किसी भी एक अल्कोहल जैसे कि ग्लिसरॉल अभी हमने देखा, उसकी रिएक्शन हम किसी फैटी एसिड जैसे कि किसी भी एसिड के साथ, जैसे लिनोलिक एसिड है, पाल्मेटिक एसिड है, इसके साथ जब कराते हैं तो एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है, और ये जब 3 बार हो जाएगा तो उसे ट्राइग्लिसराइड्स बोलेंगे। और इस तरीके के जो लिपिड्स बन रहे हैं, चाहे वो किसी एनिमल के अंदर बन रहे हों, जैसे कि फैट है, एनिमल फ्लैट्स जो हम लोग देखते हैं, पिग से चर्बी जो निकालते हैं, या दूध से जो हम लोग मिल्क से जो आप क्या निकालते हैं, घी निकालते हैं वो, या फिर सरसों का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, कॉटन सीड ऑयल हो गया, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? नेचुरल लिपिड के रूप में इन्हें हम कहते हैं। तो जो आंसर होगा वो होगा सी, दैट इज नेचुरल लिपिड। जब भी किसी अल्कोहल और एसिड के आपस में रिएक्शन होने की वजह से वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है और क्या बनता है? नेचुरल लिपिड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द फैट कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड? देखिए, फैटी एसिड 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं हमारे सैचुरेटेड, एक होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब सिंपल सा है कि उसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हमें देखने को नहीं मिलेगा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हमें डबल बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। अब कौन सा इसमें से बात गलत है? दे कंटेन डबल बॉन्ड, दे आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, दे आर लाइटर देन वाटर, देयर स्पेसिफिक ग्रेविटी इज लेस देन 1। देखिए, जहाँ पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं वहाँ पर डबल बॉन्ड भी पाया जाता है, और ये जनरली जो हैं वो सॉलिड नहीं होते हैं, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। तो जितने भी हमारे लिपिड्स हैं या फैट्स, जिनको हम लोग ऑयल्स के अंतर्गत रखते हैं, फैट नहीं बोलते हैं, हम ऑयल बोलते हैं जनरली, क्योंकि वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। और उसमें एक खास बात यह है कि वहाँ पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है, डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। जब हम इन डबल बॉन्ड्स का, जैसे कि ऑयल लिया आपने, वेजिटेबल ऑयल, वो ऑयल है, लिक्विड है, अगर उस पर जो डबल बॉन्ड्स हैं उस पर हम हाइड्रोजनेशन कर दें, हाइड्रोजन जोड़ करके उसको डबल बॉन्ड को अगर हटा दें, कंट्रोल्ड या पार्शियल हाइड्रोजनेशन करने पर वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और या सैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग सिंपल क्या कहते हैं? आज के समय में वनस्पति घी या डालडा के फॉर्म में भी देखते हैं। तो ऑयल को डालडा में बदलने का काम क्या कहलाता है? डिहाइड्रोजनेशन करके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, वो सॉलिड नहीं होते। यही बात जो है यहाँ पर गलत लिखी हुई है, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। वाटर से ज़्यादा लाइट होते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो 1 से कम होती है, और वहाँ पर डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। इसीलिए जो बी होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अनफोल्डिंग ऑफ अ प्रोटीन कैन बी टर्म्ड एज रीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। किसी भी प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, जैसे एक कॉम्प्लेक्स हेलिकल स्ट्रक्चर है, उसको आप अलग कर दीजिए, दोनों प्रोटीन्स को तोड़ करके अलग कर दीजिए। जैसा कि आजकल के जो रिसर्च चल रही है कोरोना के केस में, वहाँ पे भी हम ये कर रहे हैं, उसके प्रोटीन्स को अलग कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो ये जो चीज़ होती है इसे हम क्या कहते हैं? डीनेचुरेशन, क्योंकि उसके नेचर को आप चेंज कर रहे होते हैं।
और जो उसका क्वाटरनरी, टर्शनरी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसे हम लोग उसके नेटिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देना इज नोन एज डीनेचुरेशन प्रोसेस। इसीलिए जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि डीनेचुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ फॉलोइंग कोलेस्ट्रॉल डज नॉट सर्व एज अ प्रिकर्सर फॉर विच कंपाउंड्स। जो हमारे कोलेस्ट्रॉल हैं वो आप लोग को लगता होगा हमेशा ख़राब चीज़ है, नहीं, कोलेस्ट्रॉल कुछ चीज़ों के लिए ज़रूरी भी है। वो प्रिकर्सर के तरीके से काम करता है फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ डिफरेंट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स इन योर बॉडी। जैसे कि इसमें आपके ऑप्शंस हैं विटामिन डी, आपके सेक्स हार्मोन्स, बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट। इनमें से कौन ऐसा है जो कि कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाता या कोलेस्ट्रॉल के द्वारा जिसकी बायोसिंथेसिस नहीं की जाती? तो देखिए विटामिन सी जो है वो कोलेस्ट्रॉल के द्वारा ही उसकी सिंथेसिस होती है। सेक्स हार्मोन्स जो हैं हमारे शरीर के अंदर, जिनसे हमें ये पता चलता है कि आप जो है मेल हैं कि फीमेल हैं, ये जो चीज़ें हैं वो भी जो है कोलेस्ट्रॉल के द्वारा ही हो रहा है। बाइल सॉल्ट्स का जो फॉर्मेशन है वो भी कोलेस्ट्रॉल करते हैं, लेकिन बाइल पिगमेंट्स जो हैं वो, पिगमेंट्स मतलब कलरफुल, जिसकी वजह से बाइल का कलर है, जैसे येलो कलर आ रहा है आपके क्या नाम है, जो फिकस निकल रहा है उसका, तो वो कोलेस्ट्रॉल के द्वारा नहीं दिया जाता है, यानी कि जो आंसर होगा वो होगा डी, बाइल पिगमेंट्स। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के द्वारा ही विटामिन डी, सेक्स हार्मोन्स, बाइल सॉल्ट्स इत्यादि का प्रोडक्शन होता है। बहुत सारे हार्मोन्स हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन है, ओस्ट्रोन है, एस्ट्रोजन है, ये सब के सब जो है कोलेस्ट्रॉल के द्वारा ही सिंथेसाइज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिपिड्स सर्व्स एज फूड रिजर्वायर इन मेनी ऑर्गेनिज्म। गलत बात है, क्योंकि लिपिड्स जो है वो फूड रिजर्वायर नहीं होते। कार्बोहाइड्रेट एज अ फूड रिजर्वायर जो है वो ऑर्गेनिज्म्स में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स में। बी ऑप्शन इंक्लूड कार्टिलेज एंड काइटिन। गलत बात है, लिपिड्स जो है वो कार्टिलेज और काइटिन के एग्जाम्पल नहीं है। कार्टिलेज और काइटिन जो है वो अमीनो एसिड से बने होते हैं, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटीन्स। सी ऑप्शन इंक्लूड फैट्स दैट आर ब्रोकन डाउन इनटू 3 फैटी एसिड्स मॉलिक्यूल एंड 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। ये बिल्कुल सही बात है। जब हम लोग लिपिड्स को तोड़ते हैं तो वो फिर हमें 3 फैटी एसिड्स और 1 ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल देते हैं, क्योंकि रिएक्शन में भी हमने देखा था कि 1 ग्लिसरॉल जो है वो 3 फैटी एसिड्स के साथ जुड़ करके फैट्स या ऑयल्स या लिपिड्स का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। डी ऑप्शन और आर कंपोज्ड ऑफ मोनोसैकेराइड्स, बिल्कुल गलत बात है। मोनोसैकेराइड्स से कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, लिपिड्स जो हैं वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के द्वारा बनते हैं। इसीलिए जो आंसर होगा सी, इट विल बी द राइट आंसर। ये प्रश्न मैंने जहाँ से देखा था वहाँ पर नन ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन में उन्होंने कर दिया था 1 फैटी एसिड एंड 3 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके के ट्रिकी ऑप्शंस भी हो सकते हैं, और आपने फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल देखा और तुरंत सही मार दिया, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। 3 फैटी एसिड्स एंड 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल अगर दे रहा है तो सही आंसर है। अगर ये उल्टा लिखा होता तो ये भी क्या हो जाता, नन ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर हो जाता उस समय। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पे सही लिखा हुआ है, इसीलिए सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टूडेज चैप्टर इज which type या what type of lipids are found in all biological membrane। अगर हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स की बात करें तो किस प्रकार का लिपिड हमें देखने को मिलता है? ट्राइग्लिसराइड्स देखने को मिलता है, वैक्स, फॉस्फोलिपिड्स या डाइग्लिसराइड्स। तो जनरली जो भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हम लोग देखते हैं वो मेडअप ऑफ होती हैं फॉस्फो प्लस लिपिड्स की, यानी कि फॉस्फोलिपिड्स की। और फॉस्फोलिपिड्स की बनी मेम्ब्रेन जो है वही उन्हें हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के नाम से जानते हैं। इसीलिए जो आंसर होगा वो होगा सी, दैट इज फॉस्फोलिपिड। तो ये थे आज के हमारे 36 इंपॉर्टेंट MCQs, और इससे हम लोग कई सारे प्रश्नों आप समझ सकते हैं, करीब 100 प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं इन प्रश्नों को, अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं, इनके एक्सप्लेनेशन को समझ रहे हैं। साथ ही साथ मेरा ये भी तरीका है कि मैं आपका जो यूनिट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनका एक तरीके से आप कह सकते हैं रिवीजन भी हो सकता है इन सभी प्रश्नों को पढ़ करके। इसीलिए हमने बायोकेमिस्ट्री से शुरू करके लिपिड तक जो है इसको लेकर के आए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है न्यूक्लिक एसिड्स और बायो एनर्जिक्स के बारे में कल जो है जो वीडियो में डालूंगा उसमें हम लोग उस पर बात करेंगे। अगर इन वीडियो से रिलेटेड कोई और आपके प्रश्न हैं, कोई सजेशंस आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उनको हम लोग देखेंगे, उनको कमेंट करने की कोशिश करेंगे। आपको कोई प्रश्न है तो उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका PDF का लिंक जो है वो कुछ दिनों में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फिर से पढ़ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।